जयपुर डायलॉग्स 2025 धर्म, संस्कृति और विचारों का महोत्सव है। इसे और बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी हर दान राशि इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ समर्थन नहीं, यह है धर्म युद्ध में आपका संकल्प। आज ही हमारे क्राउड फंड में योगदान दें और भारत के पुनर्जागरण के साथी बने। QR स्कैन करें और योगदान के लिए लिंक नीचे दिए हुए हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, बड़ी तन्मयता से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख रहे हैं। इस समय उनके सामने बिल्कुल खुला हुआ है, सब चैनल वैनल सबको पहचान रहे हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन आपको याद दिला दें कि 7, 8, 9 नवंबर को जो हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, उसमें हर्ष कुमार जी भी आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो भी हर्ष कुमार जी से मिलना चाहते हैं विशेष रूप से, तो अपनी अपनी बुकिंग करा लीजिए। एक कैटेगरी जो है टॉप कैटेगरी, वो तो एग्जॉस्ट हो गई, गॉन, एग्जॉस्टेड। जो बाकी जो है वो बची है, तो आप लोग देख लें, वरना फिर आप हर्ष जी से कहेंगे कि साहब मेरी सिफारिश कर दो, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस समय। आप लिंक विंक डलवा दीजिए नीचे, जो है जिस फटाफट आज लोग सब लिंक नीचे डला हुआ है, सब कुछ नीचे है। और साथ में जो है वो क्राउड फंडिंग भी चल रही है, 71% हो गई है, उसको भी वो भी कंप्लीट करवानी है। वो भी 150% तक पहुंचनी है, 150% होनी है इस बार। तो साहब हर्ष जी, इतनी तन्मयता से आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन देख रहे हैं, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, कल आपने जो है वो क्यू ट्यूबर्स को देखा या नहीं देखा? ये क्यू ट्यूबर्स, मैंने एक नई परिभाषा बनाई है, मैं क्यू ट्यूबर्स है कांग्रेस यूट्यूबर्स। तो कांग्रेस का सी ले लिया मैंने उसमें से, और यूट्यूबर ऐड कर दिया, हाँ, तो वो हो गया क्यू ट्यूबर्स। तो ये जो क्यू ट्यूबर्स हैं, कल मैं क्यू ट्यूबर्स के यहाँ गया साहब देखने के हिसाब की है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या चल रहा है। अच्छा, तो उन्होंने सबने जो है वो कहा कि साहब कि भाई सारे के सारे एक मत से, बिल्कुल एक स्वर से कह रहे कि बस खेला हो गया। क्या खेला हो गया भाई? एक खेला हो गया, भारी क्रॉस वोटिंग होगी एनडीए के अगेंस्ट में और ये जस्टिस रेड्डी के फेवर में, और बस इसके बाद तो फिर उल्टी गिनती शुरू। तो इसमें व्हिप तो होता नहीं है, तो एनडीए वाले जो हैं, फिर एक और आता है, आप जानते होंगे उसको, राजनीति करके आता है, उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि साहब कि गडकरी जी जो है वो 33 MP को लेके गायब है। तो मैं वो जो महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र का होगा, वो महाराष्ट्र का होगा कोई। महाराष्ट्र आप जो इस समय देख रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है? नहीं साहब, मुझे ये जो गडकरी वाली आप बात बता रहे हैं ना कि गडकरी जी गायब हैं, तो मुझे तो लगता है कि गडकरी जी आज खड़गे जी को लेके हाजिर हुए यहाँ, तो कहीं खड़गे जी का वोट ना चला। खड़गे जी का हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने, और सोनिया जी पीछे पीछे आ रही थी, कहीं खड़गे जी का वोट आज गडकरी जो है वो एनडीए को ना डलवा दें, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि खड़गे जी को मैंने देखा पूछते हुए लोगों से कि भाई कहाँ वोट कैसे करना है। उन्होंने कहा कि साहब इसमें केबिन में जाइए, वो जो अधिकारी खड़े हुए हैं वहां अंदर गए, फिर वो पूछ रहे थे, और उन्होंने ऐसे फिर खड़गे जी ने ऐसे थूक लगाया उस पे अपना, तभी पीछे पीछे से हरदीप सिंह पुरी आ गए। हरदीप सिंह पुरी कहने लगे कि भाई थूक क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कुछ कहा, उनसे कहा होगा कहीं आप हमारा वोट बदलवाना, तो इस तरह से उन्होंने बंद करके और तब जाके थूक लगा के उसको सील पैक करके खड़गे जी ने डाला है। तो अब गडकरी जी के साथ आए हैं वो, तो उन राजनीति वालों से आप पूछ लो कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग उल्टा हो रही हो, एनडीए के समर्थन में हो रही हो। तो ये चल रहा है साहब। अभी तो अब अखिलेश यादव आ गए हैं, देखिए वोट डाल रहे हैं, शरद पवार क्यू में लगे हुए हैं, सब लोग आ गए हैं, वोटिंग भारी मतदान हो रहा है। बिल्कुल साहब, वो तो कल तो हमारे अजीत अंजुम जी जो भी थे वो भी ज्ञान दे रहे थे कि देखो। क्या अजीत अंजुम इसमें लग गए? वो तो बिहार में एसआईआर को लेके लगे हुए थे, अजीत अंजुम इसमें कहां से घुस गए? कल भी कुछ चला तो रहे थे। अच्छा, हो सकता है बीच में आगे हो दिल्ली लौट के कि भाई
उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 1-2 दिन वहां का मजा लिया जाए, फिर वापस आ जाऊंगा बिहार में। बाकी है वैसे तो सर वो आपको बताऊं, ये जो क्यूट्यूबर्स है ना सर, आपने अच्छा नाम दिया क्यूट्यूबर्स, इनकी जो दुनिया है ये अपनी दुनिया में रहती है। एक दिन मैं ऐसे ही, जब ये CSDS वाला मामला चल रहा था, खुलासा हुआ था, जबकि ICSSR की फंडिंग वाला जो मामला आया था सामने, तो उसके बाद मैंने इस पे 2-3 वीडियो बनाए, बड़े पॉपुलर हुए। तो मैं ऐसे ही जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो अभय दुबे हैं, नंबर 1 के वामपंथी हैं पक्के, अब तो वामपंथी सारे कांग्रेसी हो गए हैं। तो ये सब लोग जो हैं अपना जो एनालिसिस करते हैं, इन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए हुए हैं, उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि मोदी जब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो उनकी सारी जिंदगी जेल जाने से बचने के लिए मुकदमे लड़ते हुए गुजरने वाली है। तो ये जिस दुनिया में ये लोग जी रहे हैं ना सर, उस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उस दुनिया में नितिन गडकरी 33 MLA कांग्रेस के लेके भी फरार हो सकते हैं। तो ये उस अलग तरह की दुनिया में जीते हैं ये सब लोग। अब इनकी अपनी दुनिया कल है। इनका चल रहा था कि साहब अचानक NDA खेमे के 33 सांसद लापता, राजनाथ मिलाते रहे फोन। ये सब यूट्यूबर्स की अफवाहें सर। अगर ऐसा हुआ होता तो आज किसी अखबार में तो छपती, एक लाइन कहीं नहीं छपी हुई है। और एक आज जो ग्राफिक्स अखबारों में छपे हुए मैं खोल रहा था, तो उसमें तो इन्हें ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। देखिए जैसे 385 का आंकड़ा है इसमें, तो इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं इन्हें, काफी ज्यादा मिलेंगे इससे भी। राज्यसभा में 239 है, 300 ना मैं बताता हूँ आपको, देखिए टोटल 400 वोट से ज्यादा पड़ने हैं, मिलेंगे इनको। 781 वोट पड़ने हैं। और आप कह रहे हैं हाँ कि जी हाँ। राहुल गांधी ने वोट नहीं डाला। हाँ 780 रह गए। क्या किया राहुल देखो गांधी ने? राहुल गांधी आए सर, मैं तो लाइव देख रहा था। देखिए राहुल गांधी आए खड़गे जी और सोनिया गांधी के साथ, और वो अंदर केबिन में डालने के बाद वोट अपना उन्होंने लिया। और फिर वो जो मोदी है ना, उसके राज्यसभा के जो महासचिव हैं, क्या नाम है उनका, मोदी वो अधिकारी हैं जो IAS वहां पे, उनसे उनके पास गए, कुछ बातचीत उन्होंने की, और उसके बाद उस पर्चे को फोल्ड करके बाहर चले गए। मैं लाइव टीवी पे देखा। राहुल को मैंने बॉक्स में वोट डालते हुए अब तक देखा ही नहीं है। वो अपना वोट ही लेके बाहर चले गए। तो वोट अब तो अब तक तो इनवैलिड लौट हो के गया। नहीं आए। अब पता नहीं क्या बात है। अब कैसे, अगर आप क्या कोई ऐसा किसी को अधिकार है कि अपना वोट लेकर के आप बाहर चले जाओ बूथ से? ऐसे कैसे संभव है? वो अब तक लौट के नहीं आए। अखिलेश वगैरह सब डाल गए, डिम्पल सब डाल रहे हैं, लेकिन मैंने राहुल गांधी को बॉक्स में वोट डालते नहीं देखा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं बड़ा थी कि राहुल गड़बड़ गांधी आज वोट डाल लेंगे। मलेशिया से यही तो रात नहीं हुआ, आया क्योंकि होगा। 2-3 दिन पहले मैंने भाऊ के साथ शो किया था। अच्छा। तो भाऊ ने ये कहा था कि आप देखना वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में मोदी की तरफ से पॉलिटिकल ब्रह्मोस चलेगा। तो ये राहुल गांधी वाला तो नहीं है पॉलिटिकल ब्रह्मोस? ब्रह्मोस। कि राहुल गांधी ने वोट ही नहीं डाला। राहुल गांधी कहेंगे यहाँ वोट चोरी हो रही है। नहीं साहब, क्या हो गया, ब्रह्मोस मोदी राहुल चला गांधी सकते की हैं। ओर से वोट चोरी के विरोध में वोट हाँ, डालने राहुल से ने इनकार। अपनी वोट चोरी की। राहुल ने अपनी वोट चोरी की। अरे धर्मेंद्र यादव ने भी डाल दी, सबने डाल दी। ये अपनी वोट चोरी करके राहुल गांधी भाग गए। वोट चोरी का जवाब वोट चोरी से। क्यों सर, ठीक है कि नहीं? ये सही है, ये सही है। अच्छा मेरे ख्याल से रात तक इसके परिणाम तो आ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी प्रहलाद जोशी ने डिनर एक होस्ट किया है रात में। अभी सूचना आई है कि प्रहलाद जोशी जो है जीत की खुशी में जो है वो डिनर देने वाले हैं। सारे सांसद लोग और प्रतिनिधि सब उस पर मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है कि तैयारी पूरी है वहां, तो खाना वाना बन रहा होगा, चल रहा होगा हिसाब किताब। तो मतलब वो जो सुनामी आने वाली थी वो नहीं आएगी? नहीं सब ऐसा है ना कि जब अब तक हाइड्रोजन बम भी तो नहीं फटा। अब यही तो था हाइड्रोजन बम। वोट चोरी। हाँ। कि वोट चोरी के बदले अपना वोट चोरी। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी को धूल चटानी थी इनको। हाँ, ऐसा भी हो वो सकता है कि हाइड्रोजन राहुल गांधी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताएं कि साहब देखिएगा, इतनी अव्यवस्था थी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, मैं अपना वोट लेके बाहर आ गया, मुझे किसी ने रोका था। ये भी पॉसिबल है, कहीं ऐसा ना करने लगे।
साहब ये तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये तो फुस पटाखा भी नहीं निकला। बिल्कुल साहब, पता नहीं पटाखे कौन सा पर था लोग। वो जो फुस पटाखा होता है उसमें भी हल्की सी फुस की आवाज निकलती है, इसमें तो वो भी हाँ नहीं निकली। बिल्कुल, चिंगारी को जो 2-4 चिंगारी तो उसमें निकलती है और डरे रहते हैं लोग, फटेगा फटेगा, दूर इंतजार करते रहते हैं कान पे उंगली रख के कि यार फटेगा फटेगा, लेकिन वो फटा नहीं है। लेकिन सर ये बताइए, मैं तो राहुल ये सोच गांधी रहा था जो, कि राहुल गांधी मलेशिया से लौटेंगे ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, कल रात मैंने इस पे शो किया था, वो जो सोनिया ने जो निकोबार वाला मामला उठाया है, द हिंदू में आर्टिकल लिखा है, तो उसमें मैंने, उसी में मैंने जिक्र किया था कि ये जो है अपने बेटे पे जो अभी 2-3 केस ताजे लगे हैं, ये इनसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो आर्टिकल लिखा गया है। लिखा क्या गया है, लिखवाया गया है चाइना से या कहीं से भी, जिससे भी कह सकते हैं, किसी से लिखवाया गया है और तो आउट केस ऑफ तो कॉन्टेक्स्ट। कोई ऐसा कोई तगड़ा केस तो लगा नहीं है, ऐसे छोटे मोटे तो लगते रहते हैं, क्या है। नहीं सर, वो वाला जो मामला है कर्नाटक वाला, सर वो मुझे सीरियस लग रहा है। उसमें जो वो लड़का है विघ्नेश शिशिर, जिसने शिकायत की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसने शिकायत की है, उसे सीबीआई और ईडी 2 बार समन कर चुकी है। सीबीआई से 2 बार स्टेटमेंट दे चुका है और अब ईडी ने उसको बुलाया है। तो सब इसमें सीबीआई और ईडी वाला जो एंगल बन रहा है ना, वो चीजें हैं। जैसे वो उड़ीसा वाले ने जो कराया है केस, उसमें ये राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गए। उसका हिसाब, उसके जो डायरेक्टर है उससे जवाब मांगा है कि साहब ये आपको जाकिर नाइक से फंडिंग हुई थी और चाइना से, चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए आपको मिले थे, उनकी हमें डिटेल दो। तो मामले मुझे कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मेरा मानना है अमित शाह अगर 2014 में गृह मंत्री बने होते तो अब तक अंदर हो चुके होते गांधी परिवार के 1-2 लोग। पहले 5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे काम। ये अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद ही सारे डेवलपमेंट हुए हैं, जो सारे मामले खुले हैं, एक के बाद एक, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ एक्टिविटीज हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्लानिंग होगी सर, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये मामला सिंसियर लग रहा है। 2-3 मामले एक साथ आ गए। वो सोनिया गांधी का मामला, वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मामला है कि साहब आपने सन 80 में राजेश खन्ना को वोट डाल दिया और 82 में अपना वोट कटवा लिया, 83 में नागरिकता ले ली। नागरिकता वो तो लेने से टाइम पहले बार हो कैसे चुका वोट? है, हाँ सर, वो तो टाइम बार हो चुका है। टाइम बार मतलब अब नहीं माना जाएगा उसे? उसमें शायद 1 साल की सजा है, जिस तरह का है, तो वही 1 साल की अच्छा। सजा का मतलब ये होता है, उसकी लिमिटेशन होती है कि साहब उसको आप 1 साल या 2 साल की सजा वाले जितने भी मामले हैं, वो हम्म। उनकी लिमिटेशन है कि 3 साल के बाद उसमें एफआईआर या कंप्लेंट नहीं हो सकती। अच्छा, उसकी मतलब कंप्लेन होने की लिमिटेशन है। अच्छा पहले वो उसमें पुराना हाँ। पुराना वो होता था, मेरे ख्याल से 367 सीआरपीसी, हम्म। वो बीएनएसएस में कुछ चेंज हो गया होगा उसका, हम्म। तो वो नहीं, उसमें लिमिटेशन है उसमें। उसमें दिल्ली कोर्ट में जहां उसने केस डाला है, उसने ये भी कहा है कि भाई हम देख लेते हैं इसकी लीगैलिटी क्या है, कि केस वो इसको हम देखेंगे ना कंसिडर तो वो कर। लिमिटेशन आ हाँ जाएगी साहब उसमें सारे। हाँ, हो सकता है इसी तो वजह से वो टाइम शायद बार्ड है वो मामला। हाँ, उसमें एसएचओ को भी उसने पार्टी बनाया, जो आईपी नहीं, स्टेट थाने का एसएचओ है। अपराध तो उसमें स्वयं सिद्ध है, अपराध तो स्वयं सिद्ध है, उसमें कहीं कोई किसी भी तरह की कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी लीगल नॉलेज जाती है, ये टाइम बार्ड हो जाएगा। कि ज्यादा पुराना हो गया, अब वो पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए, ऐसा है कि 3 साल से ऊपर वाले जो केस होते हैं ना, जिनमें 3 साल या उससे ऊपर की जो सजा होती है, उनको आप उसका टाइम बार नहीं होता, वो कभी भी कर सकते हो। हम्म। बाकी 1 साल से कम की जिसमें सजा होती है, उसमें तो मेरे ख्याल से 6 महीने ही होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना होता हाँ, तो वो है। और देख रहे होंगे कि बीएनएसएस एक में साल ऐसा से कुछ होता है कि अधिक और नहीं। 3 साल से कम वाले जो केस होते हैं, उनकी हम्म। लिमिटेशन होती है 3 साल। तो ये चक्कर आएगा इसमें। बाकी हाँ सही कह रहे हो। दोष तो स्वयं सिद्ध है, दोष में तो कहीं कोई प्रॉब्लम हाँ, ये असल में उस समय तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 84 तक तो सरकार इनकी रही, फिर 89 तक रही सरकार, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। नहीं। तो वैसे मैं इसको और दोबारा चेक करूंगा, जी लेकिन जी। जहां तक मेरा प्राइमा फेसी ओपिनियन है वो ये है कि ये केस टाइम बार्ड है। हम्म। तो हाँ साहब, हम बात कर रहे थे उसकी, मलेशिया की। जी 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 जी। आपने तो वेरोनिका वेरोनिका के फोटो वोटो शेयर कर रखे थे सोशल मीडिया पे। मलेशिया में क्या तो बोले, जाकिर नायक भी रहता है। वो वहीं रहता है, हम्म। लंकागवा में।
जहाँ गया था ये, लेकिन वहां जाएंगे। स्कूटी पे क्यों घूम रहा है? अरे साहब, मौज है, मस्ती है। हाँ, दिले कमाल है। नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जब दिल में दर्द उठता है तो फिर ये थोड़ी देखा जाता है। हम्म। लेकिन प्लानिंग देखिए साहब, 3-4 दिन बिहार में क्या घूम लिया कि थक के चूर हो गया एकदम, मलेशिया पहुंच गए सीधे। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो तब देखे देखे केवल मन। केवल मन। तो वो अपना उनका निश्चल मन है, वो तो निश्चल मन का वो जो उद्गार है वो सामने आ रहा था। लोग उसको समझते नहीं है, लोग उसको अन्यथा लेते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि लेकिन अब साहब ये पब्लिक। मलेशिया वलेशिया का जो रुख कर किया है जाने का, मतलब एशियन कंट्री का ही, ये समझ में नहीं आया। पहले तो अमेरिका या फिर लंदन उधर जाते थे ये, यूरोप अमेरिका तो यूरोप। इनसे नाराज है ना, मैंने बताया था। अमेरिका कह रहा है कि यार तुमने सब बर्बाद कर दिया, घोटाला कर दिया, इतनी हमने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम बेकार, अपना कार्यक्रम हम कार्यक्रम अपना वेस्टेज ऑफ पोस्टपोन मनी। करते हैं। हाँ, वेस्टेज ऑफ मनी। पहले जब हमने चुना था केजरीवाल को, तब तुमने कहा कि नहीं केजरीवाल नहीं, हम कर देंगे बेटर, और अब तो है अब तुम बिल्कुल फेलियर हो, इसलिए अब हम दूसरा केजरीवाल ढूंढते हैं। मामला ठप पड़ गया एक्चुअली, वो हाँ, ऑपरेशन माहौल। सिंदूर से गड़बड़ हो गई। हाँ, उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया, उल्टा हो गया, हम्म, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यार देखो हम्म, ना, जो इन्होंने ये वोट चोरी वाला जो चलाया था नैरेटिव, 1% भी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मीडिया के अलावा इस पे किसी का ध्यान नहीं है, केवल यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना के बैठ गए, बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं है। आम जनता के बीच में इसका कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। और भी एक दिन अभिषेक तिवारी से बात हो रही थी बिहार के बारे में, तो वो भी कह हम्म। रहे थे कि यहाँ तो कुछ माहौल ऐसा है नहीं, ऐसा सच कुछ लोग ज्यादा से सीरियसली ले नहीं रहे SIR को लेके जो ये हल्ला मचा रहा ऐसा है जनाब, पता नहीं राहुल गांधी को क्या हो गया, इनको पहले लोगों से कुछ ट्यूशन लेनी चाहिए थी बिहार के बारे में। मतलब बिहार में और कुछ हो सकता है। बिहार तो मैं तो 2 बार गया हूँ वहाँ पे, ऑब्जर्वर, इलेक्शन है। ऑब्जर्वर। तो मेरी ये रीडिंग है कि उसको ना तो सड़क से मतलब, ना बिजली से, ना पानी से, लेकिन अपने वोट से उसको बहुत मतलब है। वोट बड़ी सोच आप समझ उसका गया। वोट चुरा ही नहीं सकते। हाँ, अरे साहब, यहाँ हमारे कई दोस्त हैं दिल्ली में पत्रकार बिहार के, वोट डालने जाते हैं, सब छुट्टी पहले कर ले लेते हैं, जैसी डेट डिक्लेयर होती है अपने सब रिजर्वेशन करा लेते हैं, वोट डालने सबके सब लोग जाते हैं। और वोट वहीं बनवाई हुई है ज्यादातर लोग, दिल्ली विल्ली में नहीं बनवाई हुई, वहीं वोट डालने जाते हैं। तो कह रहे कि इस बहाने घर भी मिलाते हैं। और अब की बार तो त्योहारी सीजन में आ रहा है, बिल्कुल बिहार का चुनाव, दिवाली की छुट्टियां होंगी, उसी समय पहुंचेंगे लोग। हाँ, तो मामला इस बार काफी हाँ, चिड़ा होने वाला है। और वोटिंग परसेंटेज भी मुझे लग रहा है कि इस बार बढ़िया होगा। वो सब जो इतने फर्जी वोट कटे हैं ना, उससे बड़ा परसेंटेज भी डाउन रहता था, मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज हाई रहेगा। जब इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप हो जाते हैं तो परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जब हाँ। SIR पिछली बार हुआ था तो इनका हम्म। 12% वोट कम हो गया था। अच्छा, इनका RJD वालों का। मतलब वो टर्नआउट अच्छा, टर्न आउट। पिछली बार 2003 में हुआ था SIR बिहार में। हम्म। तो 2003 में जब SIR हुआ था तो 2000 में जो चुनाव हुआ था और 2005 में जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 10-12% वोट डाउन हो गए थे। तभी नीतीश 2005 कुमार बने थे। 2005 में तो 2 बार चुनाव हुए थे, आपको ध्यान होगा। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में। तो ये सीन है साहब। फिर तो SIR तो अब होगा नेशन वाइड। हम्म। अब तो पश्चिम बंगाल का तैयारी हो रही है, रोज खबरें आ रही है वहां की, पूरी तैयारी चल रही है वहां पे। ममता बनर्जी ने अभी विधानसभा में बड़ा बवाल मचवाया, उसमें वो प्रस्ताव लेके आई
बंगाली प्रवासियों के लिए कि साहब उन्हें जो है पूरे देश में धमकाया जा रहा है भाषा के नाम पे। असल में जब पॉलिटिशियंस के सामने कोई मुद्दा नहीं होता ना चुनाव लड़ने के लिए, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर हो जाए, तब ये सब टोट के चलाए जाते हैं सर। मुझे तो यही लगने लगा इनसे, कि जैसे वो ठाकरे वहां भाषा को ले आया, M.K. स्टालिन वहां तमिल को अड़ा रहा है, ये अपना बंगाली भाषी को लेकर के आ गई। हमने तो देखा नहीं कि कहीं भी देश में कोई ऐसा मुकदमा हुआ हो या किसी को मारा गया हो या उस पर कोई जुल्म हुआ हो कि साहब उसे वो बंगाली है इसलिए मार दिया हो। पता नहीं कहाँ से वो निकाल के लाई है इस तरह का एजेंडा। और शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड करा दिया, और इनका जो वो है चीफ व्हिप क्या था बीजेपी वालों का, वो तो हॉस्पिटल में चला गया। 4-5 MLA को और सस्पेंड कर दिया इन्होंने। तो अब नर्वसनेस ज्यादा लग रही है इस बार ममता बनर्जी की काफी। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग है, कोई कुछ भी कहे। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो SIR करवा लें और दूसरा जो ये सिटीजनशिप वाला जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसको इफेक्टिवली लागू करा के, हाँ, और जो वो बड़ी जो मतुआ पॉपुलेशन है जो मथुआ वालों को अगर दे दें, वो मतुआ पॉपुलेशन वो शेड्यूल कास्ट है उनको अगर सिटीजनशिप दे दें, कि उसकी अलग अलग वो है, क्योंकि मतुआ महासंघ का जो सेक्रेटरी है उसका स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट ये है कि साहब के 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप दी जानी है, 1 करोड़ लोग, और लेकिन टाइम बहुत कम है, ये 1 करोड़ लोगों को अगर सिटीजनशिप दी जानी है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि कम से कम 65-70 लाख वोटर होंगे फिर उसमें। और पिछली बार ममता दीदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर था वो मात्र 40 से 45 लाख के बीच में था। नहीं, ऐसा भी ये भी पॉसिबल है कि अभी इसकी प्रक्रिया अभी शुरू करा दें तो लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि कोई बात नहीं, सरकार बनती है तो बने, बीजेपी की बन जाए किसी की बन जाए तो काम तो हमारा हो ही रहा है। तो मैसेज पॉजिटिव चला जाए तो वोटिंग बढ़ भी सकता है इनके समर्थन में। ये काम तो इन्हें तुरंत करना चाहिए कि देना शुरू करें नागरिकता वाला, वो प्रोग्राम खत्म ना चले, उसे मतलब डिले ना करें, उसमें तेजी लानी चाहिए। अब तो तेजी लानी चाहिए, और उसमें जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको पूरी तरह से बाईपास कर दिया। हाँ, तो उसमें है भी एक वो कोई 1A करके कोई इसमें वो है, वो उसमें जो आपको करना है वो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और आपको लोकल पोस्ट ऑफिस में करनी है। वहाँ जो लोकल जो GPO है जो डिस्ट्रिक्ट का बड़ा वाला उसमें करनी है। तो इन्होंने नोडल ऑफिसर किसको बनाया है, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर है, हेड पोस्ट मास्टर जिले का। वो सेंटर का होता है। स्टेट लेवल पे जो पोस्ट मास्टर जनरल है उस पोस्ट मास्टर जनरल को इन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है। तो स्टेट मशीनरी बाईपास हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से उनसे करवा रहे हैं, इसलिए तो LIU वगैरह का चक्कर खत्म हो गया। हाँ, स्टेट पुलिस भी बाईपास हो गई। तो जब इन्होंने रूल्स बनाए थे तो इसमें ये इन्होंने एहतियात बरत ली थी कि किसी भी लेवल पे स्टेट मशीनरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट इन्हें पता था ना कि लफड़ा करेगी ये, ममता तो होने ही नहीं देगी फिर। तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। और बीच में आपके 2024 के टाइम पे ममता ने इसमें बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी, और डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाई थी कि साहब कि ये आप लोगों का जो ये सारा कलेक्ट किया जा रहा है इसके बाद आप लोगों को जो सिटीजनशिप से परमानेंटली वंचित कर दिया जाएगा, इस तरह के तमाशे इसने किए थे। तो उस समय लोगों ने अप्लाई किया नहीं, वो उनके मन में इसने संदेह भर दिया, कंफ्यूजन कर दिया। तो उसके कारण इनको जो है वो नुकसान भी हुआ, आपने देखा होगा चुनाव में नुकसान भी हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, 6 सीटों का नुकसान। राणाघाट की जो सीट है जहाँ से वो आपके शांतनु ठाकुर जीते हैं वो तो ये फिर भी जीते, लेकिन अब जो है इनके पास पूरा अवसर है कि इसको अच्छी तरह से बुनाएं
और इसको शांतनु फास्ट ट्रैक ठाकुर पे तो डालें। मतवाई है, वो काफी एक्टिवली काम कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो इस बारे में काफी एक्टिव भी है। बिल्कुल। तो इनका जो है ये मामला यहाँ पे चलेगा। और जब से SIR के लिए कहा कि पूरे कंट्री में कराएंगे, तब से तो राहुल गांधी और भी परेशान हुए। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था कि ट्रंप के साथ उनका समझौता हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ, वो एक सैवियो रॉड्रिग्स है ना, उन्होंने थियरी चलाई, उसको थियरी का नाम दिया ऑपरेशन 37। ऑपरेशन 37 का कहना है उनका कि भाई ये 37 सांसद जो हैं वो इनको CIA ने खरीद लिया है, और CIA मैनेज ने करना उनको है। खरीद के CIA ने उनको खरीद के और राहुल गांधी को संभला दिया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अच्छा, खबरें आ रही हैं वो ये है कि CIA ने अपना हाथ झाड़ दिया है और कहा है कि साहब कि ये अभी संभव नहीं है, इसको राहुल गांधी ने मैसअप कर दिया है। अरे कुछ नहीं है, बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही डरा हुआ है इस समय, बड़ी हालत खराब है। वो क्या करेगा? उसकी अपनी हालत खराब हो गई है, उल्टा तीर चल गया उसके ऊपर। ये तो मानना पड़ेगा साहब, मोदी जैसे लीडर कभी कभी पैदा होते हैं, ये मानना पड़ेगा। जो इन्होंने ये ट्विस्ट लिया है एकदम, चाइना और जो रूस से एकदम हाथ मिलाया है जाके, बड़ा क्विकली जो रिस्पॉन्स हुआ है, देखिए मजबूर होके उसने उसके वो भी बेवकूफ है, उस पर भी अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रहता। डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट कर दिया कि हमने इंडिया को खो दिया और फलाना। तो ये तो उल्टा पड़ा है उस पर दांव, उसी पे प्रेशर है। वहां पे लोग वहां पे बिजनेस समेट समेट के भाग रहे हैं, पोलैंड में और कई कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं वहां से, कि यार वहां बढ़िया बिजनेस हो रहा है। वहां से शिफ्ट हो रहे हैं लोग, बहुत बिजनेसमैन इंडियंस बहुत जा रहे हैं वहां। इंडियंस को बहुत सारी कंट्रीज बुला रही, जर्मनी बुला रही। हाँ, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कई कंट्री बुला रहे हैं कि साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। पागल आदमी है। कल कुछ और बकवास कर रहा था, कह रहा था कि साहब क्रिश्चियंस को बहुत तंग किया जा रहा है पूरे विश्व में। भूल गया कि क्रिश्चियंस ने कितने अरबों लोगों की हत्या की है। अरे सर, वो यहाँ याद तो नहीं रहता है। यहाँ तो ये अभी थोड़ा सा वो चला है, मोदी के आने के बाद ही चीजें बदली। यहाँ तो कन्वर्जन सारा क्रिश्चियंस ही करा रहे थे इंडिया में, तो मास लेवल पे। साउथ में देखो ना आप, जितना केरला में, उड़ीसा में, सब जगह यही यही चल रहा था पहले। दारा सिंह क्यों मरा था? इसलिए तो मरा था। ये तो है साहब। और बाकी नेपाल में भी विद्रोह हो गया। नेपाल में तो सब बवाल हो गया। नेपाल के तो बवाल से जो है अजीत अंजुम और रवीश कुमार बड़े खुश हैं। उन्हें खुश लग है। रहा है कि कहीं, हाँ, वो उन्हें लग रहा है कि कहीं आने वाले टाइम में मोदी ने यूट्यूब बंद कर दी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमें कौन सुनेगा। लेकिन नेपाल से उन्हें हौसला मिला कि भाई जनता सड़कों पे उतर जाएगी। यहाँ तो यही तो हुआ है वहां पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब बंद कर दिया। वो तो खैर वापस ले लिया उन्होंने, पता नहीं उसके बाद भी क्यों चल रहा है। आज कल ही वापस हो गया था वो तो, 19 घंटे के बाद ही वो वापस ले लिया था उस डिसीजन को इन्होंने, फेसबुक वगैरह बंद कर होम दिया। मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। होम और मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। आज जो है वो फिर से घेराव किया है। उन्होंने कहा कि साहब पार्लियामेंट 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 पे चढ़ गए हैं लड़के सब। पार्लियामेंट पे चढ़ गए और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे। प्राइम मिनिस्टर हाँ चीन का पिट्ठू है, उसने हाँ काम किया था चीन को राजी करने के लिए, हाँ। मामला पड़ गया उल्टा। अरे साहब, भारत के तो डेमो लिए अच्छा है ये। भारत के लिए मैं तो नहीं देखता कि भाई हमें भारत को क्यों इसका विरोध करना चाहिए। हाँ KP ओली जो है वो हाँ। पूरी तरह से चीन का पिट्ठू है। और क्या, ये तो पूरे कम्युनिस्टों की गोद में रहते हैं पहले से ही लोग। और ये आप ये भी तो और देखो आपको ना। बताएं ये नेपाल की सरकार बनवाई किसने थी? नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आपकी UPA 1 ने बनवाई थी। हाँ और UPA 1 ने वहां पर उस समय सीताराम येचुरी को ये टास्क दिया था। सीताराम येचुरी उस समय प्रकाश कराट जनरल सेक्रेटरी थे, और CPM के 66 कम्युनिस्टों के लेफ्ट के 66 MPs थे, वो सपोर्ट कर रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार को। उसके एवज में इन्होंने, सीताराम येचुरी ने ये टास्क मांगा कि साहब कि हम नेपाल में काम करेंगे, आप हमको फैसिलिटेट करें। तो
नेपाल में बैठ के इंडियन एम्बेसी की सहायता से इन्होंने इसको राजा को हटाना और वहां पर कम्युनिस्टों को लाना, ये काम किया था। वैसे राजा ने तो अभी बड़ी वो जोर शोर से हंगामा मचाया था वापसी हाँ। का, हम ये करेंगे, लेकिन मामला कुछ हुआ नहीं। मुझे लग रहा है ये मोदी जी वगैरह ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उसे। वो तो हिंदुत्व वाले एजेंडे पे चलने वाला आदमी है। नहीं, वहां तो पूरा इस समय वो मूवमेंट चल रहा है ना साहब कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं। तो उसे कुछ थोड़ा सा इन्हें पुश करना चाहिए, इन सब चीजों को मैनेज करना चाहिए कि दूसरे और कंट्री उनका अपॉर्चुनिटी ना जो मिले। उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो कह रही है कि साहब की ये जो प्रोटेस्ट है वो आईएसआई और जमात की कराई हुई है। यार, आईएसआई और जमात जो है अरे वो चीन की उल्टा सपोर्टेड सरकार को उल्टा करेंगे। क्यों हटाएगा? हाँ, बकवास है वो, झूठ, वो कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं लोगों में, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। चाइना तो खुद फेसबुक ट्विटर सारे के सारे बंद करके बैठा हुआ है, वहां तो कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ कभी भी। नेपाल में क्यों हो रहा है? उसने तो सोशल मीडिया पता नहीं कितने सालों से बैन करा हुआ है। और ये डेमोक्रेसी में तो पॉसिबल नहीं है, चाइना जैसे कंट्री में ही पॉसिबल है ये सब कि आप बंद कर दें, जहां एकदम से समझ लो कि एक तरह से मोनार्की चल रही है, सिंगल पार्टी की सरकार चल रही है, जहां वही पॉसिबल है ये। डिक्टेटरशिप में ही, रूस में, चाइना में, कि साहब किसी की नहीं सुनना, बंद कर दो सारे के सारे। और जगह तो हिम्मत नहीं है, डेमोक्रेसी में तो पॉसिबल नहीं है ये। लोग सड़कों पे उतरेंगे जैसे वहां हो रहा है। और ये भाई लोग जो हैं हमारे, ये एस जयशंकर और नितिन गडकरी दोनों को रिजाइन करवा चुके हैं, पता है आपको? हमारे क्यों 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 ये क्यों इनसे क्यों करवा रहे हैं? क्यूट्यूबर्स तो करवा चुके हैं। जयशंकर से तो खुश नहीं है ना, जयशंकर तो काफी आड़े हाथों ले लेता है ना यूरोप को और वॉशिंगटन को। इन लोगों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें ये लगता है कि साहब जिंदगी भर जो इनकी गुलाम मानसिकता रही है कि हम अगर अमेरिका और यूरोप को आंख दिखाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये उस मानसिकता से बाहर निकलते ही नहीं है लोग बाग। ये जो न्यू इंडिया है, जो मोदी का इंडिया नया बना रहा है, उसमें ये इन चीजों पे तो मोदी ने कभी गौर ही नहीं किया, कभी इसको कान ही नहीं धरा इस बात को कि हमें इनसे दबना चाहिए या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उसने तो अपनी फॉर्मूला स्पष्ट रखा है कि भाई हमारे तो बिजनेस पहले। और ये तो सर मैंने इसको स्टडी किया कल, ये जो ग्रेट निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे तहलका मचा देगा जिस दिन ये मतलब वहां पे चालू हो जाएगा। ये तो सिंगापुर, कोलंबो, इन सब के जो पोर्ट हैं इन सबको फेल कर देगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के लाए ये तो। और सोनिया गांधी को वहां बिच्छू केकड़े और उनकी चिंता हो रही है कि वहां पे उनका क्या होगा, वो कहाँ भागेंगे बिच्छू केकड़े। एक ट्राइब है शोम्पेन। हाँ, शोम्पेन और निकोबारी, दो ट्राइब है वहां पे। तो वो जो शोम्पेन, खास तौर से शोम्पेन के जो है, वो शोम्पेन की संख्या जो है वो 500 से भी कम है। हाँ, उनकी चिंता हो रही है उन्हें। उसकी बहुत चिंता हो रही है। और हाँ। इसके पहले वहां पे ही ग्रेट निकोबार में एक जगह है कैम्बेल बे। ये जो है ये गलाथिया बे, जहाँ पे ये ट्रांसशिपमेंट वाला पूरा का हार्बर बन रहा है। हाँ। और एक है कैम्बेल बे। तो कैम्बेल बे पे वहां पे आपका एयरपोर्ट बना, तो वो एयरपोर्ट सोनिया गांधी के टाइम पे बना। कहने को मनमोहन सिंह, वास्तव में सोनिया गांधी, हाँ, वो यूपीए में। 2012 में बन गया था। हम्म। तो जब 2012 में वहां पे एयरपोर्ट बना रही थी सोनिया गांधी, तब उनको ध्यान नहीं आया। कि वहाँ की कल्चर का क्या होगा, उनका ट्राइब्स का हाँ क्या होगा। बिल्कुल, ये जो इतनी बातें इन्होंने लिखी हैं कल अपने लेख में, उनमें से किसी का भी ध्यान नहीं आया उनको। अब वैसे अचानक उनको ध्यान आ रहा है। उस लेख को पढ़ के सर सावधान आपको रहिए। नहीं लगता ये किसी कम्युनिस्ट का ही लिखा हुआ आर्टिकल है? 100% है वो तो। जब भी किसी देश में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, अभी मैं किसी का ट्वीट में देख रहा था, कोई किसी का ट्वीट था, उन्होंने तो लिख रखा था कि मुझे जब ये तय करना होता है कि कौन सा चीज इंडिया के फेवर में है और कौन सी चीज इंडिया के खिलाफ है, तो मैं ये देखता हूं कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर ये किसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो देश हित में है।
ये किसी का ट्वीट था, मैंने अभी पढ़ा। तो इनका तो उल्टा ही एजेंडा रहता है, ये तो पूरा चाइना का एजेंडा है। अगर वहां से अगर किसी को थ्रेट है, अगर उस के डेवलपमेंट से निकोबार वाले प्रोजेक्ट को, तो केवल चाइना को, और किसी को क्या परेशानी होगी? बाकी के तो कंटेनर उतरने लगेंगे वहां पे, उन्हें क्या दिक्कत है? बर्मा, नेपाल, इन सब के कंटेनर वहीं पे उतरने लगेंगे, ये क्यों उतना जाके कोलंबो में और सिंगापुर में उतारेंगे? तो उनके लिए फायदा हो जाएगा ये। लेकिन ये चीज इनकी समझ में नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि पहले तो भारत के पास कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था नहीं। हाँ, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत के लिए यूज होते थे वो होता था या तो कोलंबो होता था और या फिर सिंगापुर होता था। हाँ, ये दो यूज होते थे। अब हुआ क्या कि अडानी ने एक बहुत बड़ा पोर्ट बना दिया केरला में, त्रिवेंद्रम के पास में, विशिंजम करके। तो जब ये विशिंजम बन रहा था तो वो जिसमें शशि थरूर उद्घाटन में गए थे, वही तो। शशि थरूर उद्घाटन में गए थे। तो विशिंजम का पहले तो कांग्रेसियों ने स्वागत किया, कांग्रेसियों के टाइम पे ही उसकी जो है वो सब शुरुआत हुई। और आगे जाके आप ये देखें कि कम्युनिस्टों के टाइम पर उसकी आधारशिला वगैरह रखी गई। लेकिन जब कम्युनिस्टों के टाइम पे आधारशिला वगैरह रख दी गई तो साहब इस सोनिया गांधी वगैरह ने फिर इसका विरोध शुरू करवा दिया। हाँ, एक दिन में थोड़ा ही बन गया वो। इनको किसी तरह से चैन नहीं है। और आज की डेट में वो भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। बिल्कुल होगा, वो लोकेशन ही उसकी इतनी बेहतरीन है। विशिंजम। अच्छा, विशिंजम के बाद में एक और बना रहे हैं, ये वधावन करके। ये वधावन पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पालघर में, आपके गुजरात बॉर्डर से थोड़ी दूर पे वो बनता है। तो इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई भी चीज हो इससे तो सोनिया गांधी को कष्ट होगा ना। अरे सर, हमारे एक परिचित हैं, वो बता रहे थे कि उनके किसी रिलेटिव की जॉब थी कस्टम्स में, वो निकोबार रह गए काफी साल, और उन्होंने फिर उसके बाद जॉब छोड़ दी। वो 5-7 साल जॉब करने के बाद छोड़ दी, और फिर उन्होंने जो है वो किसी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया, पता नहीं पीएनबी, एसबीआई में कहीं चले गए। वो ये बता रहे थे कि वहां पे इतना पोटेंशियल है, सरकार अगर वहां सही मायनों में अपना दखल दे दे इन पोर्ट्स पे, जैसे कि मोदी जी ने वहां पे सबके नाम रखवाए थे सेनानियों के नाम पे, कह रहे कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था वहां तो, और कह रहे थे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग और ड्रग्स का धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सरकार को कोई फायदा नहीं है। और अगर सरकार इस तरह का यूज कर रही है, इस तरह का प्रोजेक्ट वहां पे लेकर के आ रही है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे तो पूरी जो क्या कहते हैं कि वो जो इंडिया का जो क्या कहते हैं सामरिक इकोनॉमी है, वो उस तरह की समुद्रिक इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरेगी। 40% जो शिपमेंट है वो सारी उधर से निकल रही है, वर्ल्ड की 40% उस रूट से निकलती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो। कई लोगों का ये मानना है कि जब 1942 में, फरवरी 1942 में, जिस दिन सिंगापुर का पतन हुआ, यानी जिस दिन सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हुआ और ब्रिटिश को छोड़ के भागना पड़ा, उस दिन ब्रिटिश एम्पायर समाप्त हो गई, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट्स के ऊपर जापानियों का कब्जा हो गया। तो मलक्का के ऊपर आप इतना बड़ा एक पोर्ट बना रहे हो जिसकी आप निश्चित रूप से उसका आप नेवल यूज भी करोगे। हाँ, आप उसका कमर्शियल यूज भी करोगे, उसका नेवल यूज भी करोगे। बिल्कुल। तो उसको देख देख के पूरा अमेरिका, चाइना, पूरी दुनिया का सबका जो है वो दिल कांप रहा है। तो सोनिया गांधी का भी कांप रहा है। ये तो अमेरिका वाले कह नहीं रहे थे, वो कहा नहीं था शेख हसीना ने कि ये कह रहे थे कि हमें जमीन दे दो इधर की, हम यहाँ पे एक नया वो फील्ड डेवलप कर लेंगे। ये सब उसी से तो जुड़ी हुई प्लानिंग है दूर दूर की, कि वहां पे इंडिया कुछ अपना ना बना ले। ये सारे उसी समय से नहीं चल रहे ये सारे प्रोजेक्ट, कि इधर का टुकड़ा दे दो, हम बर्मा का रास्ता दे देंगे यहाँ से निकलने का, आप हमें यहाँ पे अपना पोर्ट दे दो। बांग्लादेश में पता नहीं क्या क्या कहानियां चली थी सारी उसी, ये तो सारे लोगों की नजरें हैं इस पे। और ये ऐसे मौके पे एकदम से इसको आर्टिकल लिखने का मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आया कि इस समय जो है, इस समय क्यों इस मुद्दे को उठाया।
एक बार यूपीए 2 की बात है, जब ये फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे, याद है आपको? हाँ फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे, और उस वक्त जो थे वो सरकार की किटी में इतने पैसे नहीं थे कि वो फूड सिक्योरिटी का बिल का जो 67% उन्होंने कवरेज रखा था उसको पूरी तरह से, उस बिल को वो वहन कर सके। और बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी कि भाई आप 67% लोगों को क्यों दे रहे हो हम्म, फ्री में फूड? देना है तो बीपीएल को दो। हाँ तो मैं गया था दिल्ली किसी काम से, तो ये स्वर्गीय गिरिजा व्यास रा, जी, रामविलास पासवान मंत्री थे शायद तब इसके। नहीं है। अच्छा, हाँ शायद। ये पूरी प्रोजेक्ट जो था ये बना था उसमें आपके प्लानिंग कमीशन में, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व। अच्छा, और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया गए थे सोनिया गांधी के पास ये कहने के साथ कि ये ठीक नहीं है, इसको कम कर दीजिए, हम संभाल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो उन्होंने डांट के भगा दिया मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को। तो मैं गया था इन्हें गिरिजा व्यास जी के यहाँ। गिरिजा व्यास जी हमारे आपके पुरानी राजस्थान जानकारी से। थी, हाँ, राजस्थान से ही हैं, तो मंत्री हम्म, थी उसमें। तो गए थे, बैठे थे ऐसे, हल्की फुल्की गपशप चल रही थी, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब ये आप लोग क्या करते हो? ये अच्छी खासी चलती सरकार में पलीता लगाने का क्या शौक है आप लोगों को? ये क्यों लाए हो आप फूड सिक्योरिटी बिल, और वो भी इतना हाँ 67%? हाँ, तो उन्होंने बड़ा एक जोकिंगली जवाब दिया, बिल्कुल परफेक्ट था। हम्म, अभी तक तो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन अब वो है नहीं इस दुनिया में, और उनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, तो कोई खतरा नहीं है उनको इन लोगों से। तो उन्होंने एक तरह से बड़ा जोकिंगली और मॉकिंगली बोले ही हो कि ऐसा है, भारत का जिस किसी चीज से भी नुकसान हो सकता है ना, वो इन माँ बेटे का सपना है। हाँ नहीं, ये आपने बात हमारे शो में बताई है पहले, तब ध्यान आ गया मुझे। आपने जो है संदर्भ पूरा नहीं बताया था, लेकिन आपने कहा था कि गिरिजा व्यास जी का हम एक दिन किसी और शो पे भी अपने जिक्र कर रहे थे, तब आपने कहा था कि जिससे भी नुकसान हो सकता है वो इस माँ बेटे का सपना है। सही कह रहे हैं। तो यही है। तो ये सपना अपना पूरा कर रहे हैं वापस, ये लगा दिया इन्होंने पलीता, हाँ। साहब ऐसे कर लेते हैं। असल में इनका तो एक एक वो है उद्देश्य। मैं देख रहा हूं ये 2019 से जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, इनका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से राजीव गांधी पे बोफोर्स वगैरह के चार्जेस लगे और वो इतना कलंकित हो गए कि उनकी बेहद पॉपुलर और बेहद मेजोरिटी के साथ बनी सरकार 5 साल के बाद ही ढेर हो गई, ये उसी तरह का कुछ मोदी के खिलाफ करना चाहते हैं। और मोदी के ऊपर इस देश की जनता का भरोसा इतना है कि वो हटने का नाम नहीं ले रहा। उल्टे इन ये ऐसे प्रयास कर करके ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई है कांग्रेस वालों की। उल्टा इसका इफेक्ट होने लगा है, और इसका जो है प्रभाव सीधा अब राहुल गांधी और कांग्रेस पे ही पड़ने लगा कि भाई ये सब झूठी थ्योरी लेकर के आते हैं, इनमें सच्चाई कुछ है नहीं, जो देश के खिलाफ होती हैं चीजें उसको ये करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जी वो किसी भी तरह से भारत जो है वो प्रगति ना कर पाए, ये इनका हाँ उद्देश्य रहता है। हाँ बिल्कुल सही, गिरिजा व्यास जी ने सही कहा। और इस समय यदि अमेरिका भारत के विरोध में कुछ कार्य कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भाई इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी भी उसको रिपीट करते हैं, डेड बिल्कुल। इकोनॉमी। राहुल गांधी का क्या व्यवहार है, वो कल प्रताप सिंह, वो विश्वजीत राणे क्या बोल रहे थे, सुना आपने? वो जो पॉडकास्ट में सुशांत के, हाँ, नहीं वो मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैंने देखा वायरल काफी हो रहा था, वो पूरा मैं सुन नहीं पाया। तो कह रहे थे कि भाई तो माँ के ऊपर चिल्लाता है, अपने फादर हाँ के सामने चिल्लाया। हाँ करता होगा बिल्कुल। लेकिन वापस क्यों आ गया? 2 दिन ही गया वहां पे। हाँ, अ, 4 दिन और 3 रात रहा है सर। 4 दिन और 3 रात। जो मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। और ये वोट असल में आज अगर ये वोटिंग ना होते तो नहीं आता वाइस प्रेसिडेंट वाली, अगर यहाँ पे आज ये वोट में ना आता और वोट डालने के लिए यहाँ अगर इसकी मौजूदगी नहीं रहती, बाहर ही रहता, तो फिर बवाल पूरा होता, पूरा हंगामा होता, लोग इसी पे ध्यान करते। तो ये इसलिए आ गया।
वोट डालने के लिए। बंगाल फाइल देख लिया आपने? हाँ सर, हमने कल ही देखी बंगाल फाइल, बढ़िया फिल्म है, आप देखो सर, मैं जा रहा बहुत हूँ अच्छा देखने। बनाया। हाँ मैं तो बिल्कुल विवेक बिल्कुल। अग्निहोत्री का इंटरव्यू भी कर लिया मैंने। हाँ मैंने देखा आपका, आपने कर लिया। लेकिन एक एक बात करते हैं सर, इसे आप देख के आओ, फिर एक दिन इसी पे चर्चा करते हैं, अगले अगले वीक वाला इसी पे रखते हैं, बंगाल फाइल्स पे। बढ़िया बनाया इसने, बहुत बढ़िया बनाई, और इसने कश्मीर फाइल्स से इसे बड़ा अच्छा कोरिलेट किया। डायरेक्टर तो ये बढ़िया है, बहुत और एक मजे की रिसर्च के बात यह साथ है, जाता है। मजे की बात एक और अभी लेटेस्ट आई है कि साहब ये बंगाल में दिखाने नहीं दे रही ना। हाँ वो चिट्ठी तो लिखी है उसने। हाँ नहीं, तो उसने क्या किया, सेंटर कह रहा है कि ठीक है हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई हॉल्स हैं, अच्छा, वहां पे उसका वहां पे हम फ्री बंगाल फाइल फ्री दिखाए, फ्री प्रीव्यू करा दो। बंगाल मेरा तो, फाइल दिखाएंगे वहां पे, कर अरे लो फिर साहब कुछ मैं बताओ। आपको बताऊं, सिंपल है सर, इन्हें तो ये करना था कि यूट्यूब पे इसे 200-200 रुपए में दे देते, जैसे आमिर खान ने सितारे जमी पे दिए। 200 रुपए में तो कोई भी परिवार देख लो, इसे यूट्यूब पे दे देते पेड में, सब देख लेते, और इससे ज्यादा रेवेन्यू आता जो अब सिनेमा में आ रहा है। नहीं वो तो वो मैंने पूछा था उसको ये बात, अच्छा। कोई ओटीटी वगैरह पे क्यों नहीं इसको, तो उसने कहा कि साहब ये फिल्म मैंने बनाई ही थिएटर के लिए, तो अगर आप थिएटर में नहीं देखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ वो असल में क्या और होता एक है कि बार डायरेक्टर्स थिएटर जो में है, पूरा हो जाए उसके बाद तो ओटीटी पे जानी ही है। हाँ असल में क्या है, डायरेक्टर्स के मन में ये रहता है कि मेरी फिल्म सिनेमा में लगनी चाहिए, ओटीटी से उन्हें लगता है कि वो मजा नहीं आया। लोग वो सबके मन में रहता है कि भीड़ देखे, लोग देखें, और वो सब। तो इसका इससे अभी दर्शकों से भी निवेदन करते हैं, भाई इस फिल्म को देख के आए आप सब लोग। पश्चिम बंगाल के दर्शक अगर हमें देख रहे हैं तो आसपास कहीं जुगाड़ लगा के देखें, बिहार बिहार में नहीं वो आके कह रहे देख थे कि लें। साहब कि वो झारखंड में हम्म। लोग जा रहे हैं, और हाँ जा रहे होंगे। जमशेदपुर में खास तौर से, रांची में। हाँ। कराची में, जमशेदपुर में जाके और देख के आ रहे हैं वापस। सबसे ज्यादा तो बगल में सबसे बड़ा टाउन वही है, जमशेदपुर और रांची। हाँ उसमें एक 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 सीन बहुत बढ़िया है सर, कि वो जो सीबीआई अफसर जो है वो बंगाल में जांच करने के लिए जिसको भेजा जाता है, एक जो कहानी दिखाई है दलित लड़की से रेप की, उसकी वहीं से कहानी शुरू होती है। तो वो ये कहता है कि साहब ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का खेल चल रहा है ना, सीबीआई के अपने बड़े ऑफिसर को कहता है, तो इसमें होता ये है कि ये जो डेमोग्राफी चेंज करेंगे, पहले ये 10% होंगे, 20% होंगे, तो फिर ये अपना हक मांगेंगे, साहब हमें वो वोट डालने का हक दो, और जब 30% ये जैसे होते हैं वोट फिर ये नहीं, अलग देश। हमारे जो कैंडिडेट है वो मुसलमान दो हमको, ये हाँ वो कहा। मुसलमान दो, पहले में 10 में वोटिंग राइट मांगेंगे, 20 में अपना कैंडिडेट मांगेंगे, और जब 30% हो जाएंगे तो देश मांगेंगे। वो बड़ा तालियां बजी उस सीन पे। बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, डायलॉग बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी फिल्म। कश्मीर फाइल्स के लेवल की फिल्म है ये, बहुत बढ़िया बनाई। तो देख के आइए सर, फिर इस पे चर्चा करते हैं किस दिन। बिल्कुल। तो आइए चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीपी का रिजल्ट जैसे ही आए वैसे ही नीचे कमेंट डाल दीजिएगा कि भाई किसकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की। हाँ। 33 वोट कहाँ गए? 33 वोट किस तरफ किस उल्टे। तरफ गए? हाँ जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षी को। जी जय हिंद, नमस्कार जय जी। भारत, वंदे मातरम।